नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2023 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी के अंतर्गत डिटेल क्लास को प्रारंभ किया जा रहा है। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं कि पूर्व में सभी पार्ट के वन लाइनर सीरीज को कंप्लीट करा दिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो वार्षिकी है उसकी डिटेल क्लास भी आपको कंप्लीट करा दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक इसको कवर नहीं किया है वो प्लेलिस्ट से जाकर उसे कवर कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आर्थिक घटनाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट है उसको डिटेल में देखते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है EIU की जो वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 है, इसके संदर्भ में याद रखिएगा ये जो EIU है इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। इसे शॉर्ट फॉर्म में WCOL 2022 के नाम से जाना जाता है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर और न्यूयॉर्क संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। क्लियर है? तो ये फैक्ट बिल्कुल आपको यहां पर दो बातें तो प्रमुख रूप से याद रखनी है कि ये जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 है किसके द्वारा जारी किया गया? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU के द्वारा। और इसमें दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? तो संयुक्त रूप से सिंगापुर और न्यूयॉर्क को। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क ने पहली बार सिंगापुर के साथ पहली रैंकिंग प्राप्त की है। और यदि हम सिंगापुर की बात कर लें तो पिछले 10 वर्षों में 8 बार वो सूची में शीर्ष पर रहा है। क्लियर है? आइए नीचे चार्ट के माध्यम से जरा सूची में शीर्ष 5 शहरों को कवर करते हैं। अभी आपने ऊपर ये जाना था कि सिंगापुर और न्यूयॉर्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है, यानी ये दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। यदि हम तीसरे स्थान की बात कर लें तो इसमें तेल अवीव है जो कि इजराइल का है। चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से हांगकांग और लॉस एंजल्स है। याद रखेंगे लॉस एंजल्स शहर USA का है। क्लियर है? तो यहां पर आप इस सूचकांक में जो शीर्ष 5 शहर हैं ये नाम जरूर याद रखेंगे। यदि हम शीर्ष 10 शहरों की बात कर लें तो जो शीर्ष 5 शहर के अलावा ये 5 शहर हैं इनको बस एक बार आप केवल सुन लीजिए। छठे स्थान पर ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड में है। 7वें स्थान पर जेनेवा है जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। 8वें स्थान पर सैन फ्रांसिस्को है जो कि USA का शहर है। 9वें स्थान पर पेरिस है जो कि फ्रांस में है। 10वें स्थान पर कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क में है। और 10वें स्थान पर संयुक्त रूप से सिडनी भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपने टॉप 10 शहरों को देख लिया जिसमें से आपको टॉप 5 जरूर याद रखना है। अब यहां पर अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें उससे पहले आप दुनिया के सबसे सस्ते शहर को देखिए। यानी इस सूचकांक में जो सबसे लास्ट में है तो इसमें 172वें स्थान पर दमिश्क है जो कि सीरिया में है। 171वें स्थान पर त्रिपोली है जो कि लीबिया में है। और 170वें स्थान पर तेहरान है जो कि ईरान में है। तो इसमें सबसे दुनिया का सस्ता शहर कौन सा है? दमिश्क जो कि सीरिया में है। अब आइए भारत की बात करते हैं। भारत को देखा जाए तो इस शहर सूचकांक में भारत के निचले 10 स्थानों में ये 3 शहर शामिल हैं। ये कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। याद रखिएगा बेंगलुरु का स्थान 161वां है, चेन्नई का स्थान 164वां है और अहमदाबाद का स्थान 165वां है। तो भारत के संदर्भ में से आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, अब यहां बात कर लेते हैं कि WCOL के बारे में। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि WCOL का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्लियर है? याद रखिएगा इसमें प्रतिवर्ष 172 शहरों में ये 2 बार आयोजित किया जाता है। अगर हम 2021 की बात करें तो कीव को भी शामिल कर लिया गया था और 2021 में जो शहरों की संख्या थी वो 173 थी। लेकिन जो 2022 का इंडेक्स है इसमें 172 शहर शामिल है और 172वें स्थान पर कौन सा है? अभी आपने पढ़ा है दमिश्क, सीरिया। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड क्या नाम है? कल्याणी फेरेस्टा। याद रखिएगा केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने नई दिल्ली में 20 दिसंबर 2022 को भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को जारी किया जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। तो याद रखेंगे भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। अब यह प्रश्न उठता है कि यह किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया? तो याद रखिएगा सारलोहा एडवांस्ड मटेरियल पुणे स्थित स्टील कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया और यह कल्याणी समूह का है। इसीलिए पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या रखा गया? कल्याणी फेरेस्टा। याद रखिएगा इसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया गया
और इससे पर्यावरण में शून्य कार्बन फुटप्रिंट छोड़े गए। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि हम इस्पात उद्योग के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर CO2 उत्सर्जन का प्रतिशत देखें तो वो आता है 7%। क्लियर है? और यदि हम भारतीय इस्पात उद्योग के द्वारा CO2 उत्सर्जन के हिस्से को देखें तो वो आता है 12%। इस डेटा को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? यानी इस्पात उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो CO2 का उत्सर्जन करता है वो होता है 7% और भारतीय इस्पात उद्योग 12% CO2 का उत्सर्जन करता है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि ग्रीन स्टील क्या है? याद रखिएगा, ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना स्टील का निर्माण है। क्लियर? यानी स्टील के निर्माण में यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग न करें तो इस प्रकार की स्टील निर्माण प्रक्रिया को ग्रीन स्टील कहा जाता है। यानी इसमें कोकिंग कोयले की जगह पर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले स्रोत का इस्तेमाल होता है, जैसे हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या बिजली का उपयोग करके स्टील का उत्पादन। क्लियर है? याद रखिएगा, एक फैक्ट है कि स्वीडन जीवाश्म मुक्त स्टील बनाने वाला विश्व का पहला देश है। क्लियर है? यह भी फैक्ट याद रखेंगे, जिसे ग्रीन स्टील भी कहा जाता है। और ग्रीन स्टील को स्वीडिश स्टील निर्माता SSAB ऑक्सेल सुंड द्वारा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे और इसकी पहली डिलीवरी वॉल्वो AB को ट्रायल रन के रूप में किया गया है। क्लियर है? तो यहां पर आप स्वीडन का नाम जरूर याद रखेंगे और स्वीडन की स्टील निर्माता कंपनी का जिसने इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसे पहले ट्रायल के तौर पर यूज किया है, उसका नाम क्या है? SSAB ऑक्सेल सुंड। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है कि भारत विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन के मामले में किस स्थान पर है? तो आपका जवाब होगा दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? चीन। याद रखेंगे, चीन विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन में पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर भारत है। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन UAE में आयोजित होगा। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की जो 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक है वो 2024 में अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, ये विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक है जो 2024 में अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगी। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये महामारी के बाद तेजी से बढ़ते बाजारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार सौदा कर रहा है। यहां पर एक फैक्ट और बहुत महत्वपूर्ण है कि अगले साल खाड़ी अरब राज्य संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP28 की मेजबानी भी करेगा। देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, रिकॉल करिए कि आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं। अगर रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब ये है कि रिवीजन में कमी है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि UNFCCC की जो COP28 का आयोजन 2023 में होना है वो नवंबर से दिसंबर माह में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होगा। क्लियर है? जिसका चर्चा यहां किया जा रहा है। तो एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठ जाएगा कि जो COP27 का आयोजन 2022 में किया गया वो कहां किया गया? तो आपका जवाब होगा शर्म अल शेख, मिस्र में। मिस्र बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आज के संदर्भ में क्योंकि अनेक गतिविधियों में मिस्र को शामिल किया जा रहा है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, और 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में कौन सी बैठक होगी? विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक का, और आयोजन 2024 में। ये सभी बातें आप याद रखेंगे। याद रखिएगा, जो WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसे MC13 के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा कि अधिकांश राष्ट्र WTO की जो अपीली निकाय है उसको बहाल करना चाहते हैं। व्यापार के लिए एक प्रकार का ये सर्वोच्च न्यायालय है जिसे अमेरिका ने 2019 में अपने सदस्यों के द्वारा व्यापार विवादों को निपटाने के तरीकों के साथ प्रणालीगत समस्याओं का हवाला देते हुए अपंग बना दिया था। उसको अब WTO के अधिकांश राष्ट्र उस अपीली निकाय को बहाल करना चाहते हैं। MC13 यानी जो WTO का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसको MC13 के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या समझौते हुए? तो इसमें प्रमुख रूप से कोविड-19 टीकों के पेटेंट सुरक्षा को कम करने और हानिकारक मत्स्य सब्सिडी पर अंकुश लगाने को लेकर समझौता किया गया। याद रखेंगे। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो 12 से 17 जून 2022 के बीच जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, और 13वां कहां पर होगा? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। बार बार आपको चीजों को रिकॉल कराया जा रहा है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है NMDC को IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसको शॉर्ट फॉर्म में NMDC कहते हैं, इसे चेन्नई में
प्रतिष्ठित IEI अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 मिला है। क्लियर है? तो यहां पर याद रखेंगे कि IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला? NMDC को। और NMDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। और यह आयोजन कहां हुआ था? चेन्नई में, याद रखेंगे। और देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर के व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वें भारतीय इंजीनियर कांग्रेस में सम्मानित किया गया। और आयोजन कहां हुआ था? चेन्नई में। क्लियर है? अब ये जो इनको पुरस्कार मिला है NMDC को, ये किस लिए दिया गया? तो ये पुरस्कार उनको पर्यावरण के अनुकूलन, आर्थिक और कुशल दृष्टिकोण के साथ जो उन्होंने उत्पादन किया है, इसके कारण इनको यह पुरस्कार मिला है। यदि हम NMDC के बैकग्राउंड को देखें, NMDC का मतलब क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 1958 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम के रूप में शामिल हुआ और यह भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखिएगा, स्थापना के बाद इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत यह तांबे, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, हीरा, टंगस्टन और समुद्र तट की रेत सहित अन्य खनिजों की खोज कर रहा है। कौन? NMDC। क्लियर है? इतनी बात आप इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी, और उन्होंने दिसंबर 2022 में बैंक गारंटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की निर्भरता को कम करने के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस उत्पाद को लॉन्च किया है। अब यहां पर तीन बातें आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी के द्वारा। उद्देश्य क्या है इस बॉन्ड को लॉन्च करने की? तो उद्देश्य है बैंक गारंटी पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की निर्भरता है उसको कम करना। और ये जो भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया गया, ये किस कंपनी के द्वारा? तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। क्लियर? इतनी बातें आप इसमें प्रमुख रूप से याद रखेंगे। याद रखिएगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि श्योरिटी बॉन्ड बीमा प्रिंसिपल के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है और ठेकेदार के द्वारा संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल होने पर जो समस्या या जो हानि उत्पन्न होती है उससे उन्हें बचाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला टॉपिक है IGX ने भारत का पहला गैस मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है और इस भारत के पहले गैस मूल्य सूचकांक का नाम क्या है? GIXI। याद रखिएगा, 20 दिसंबर 2022 को इंडियन गैस एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जा रहा है? IGX, इसने जो सूचकांक लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? GIXI। और ये भारत का पहला गैस मूल्य सूचकांक है। क्लियर है? जो भारत के लिए बेंचमार्क प्राकृतिक गैस की कीमतों को दर्शाने वाला पहला राष्ट्रव्यापी मूल्य सूचकांक है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसके द्वारा जारी किया गया? इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX के द्वारा। याद रखिएगा, ये व्यापार किए गए सभी गैस के लिए वॉल्यूम भारित औसत मूल्य को दर्शाएगा, साथ ही साथ पश्चिमी और दक्षिणी केंद्र में गैस की कीमतों का भी प्रतिनिधित्व करेगा। क्लियर है? यानी सीधी सीधी बात यह है कि ये जो GIXI जो सूचकांक लॉन्च किया गया है, ये भारत के लिए प्राकृतिक गैस की कीमतों को दर्शाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मूल्य सूचकांक है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है मौद्रिक नीति समीक्षा 2022-23। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, उसमें 7 दिसंबर 2022 को मौद्रिक नीति की समीक्षा के तहत रेपो दर में वृद्धि की गई। कहां से कहां तक? तो याद रखिएगा, ये 5.90% से बढ़ाकर 6.25% हो गई है। तो क्लियर कट याद रखिएगा कि जो मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई 7 दिसंबर 2022 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में, उसमें रेपो दर को 5.90 से बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। याद रखिएगा, इस समीक्षा में चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-23 के लिए GDP वृद्धि दर 6.8% अनुमानित है। अब ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि दिसंबर 2022 में जो मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई उसमें चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई? तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? 6.8%। और अगर रेपो दर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 5.90 से बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया है। क्लियर है?
याद रखिएगा। अब इस बैठक में और क्या हुआ, इसमें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 के तहत स्थायी जमा सुविधा अर्थात एसडीएफ की जो दर है वो 6% निर्धारित की गई। सीमांत स्थायी सुविधा अर्थात एमएसएफ की दर 6.50% और बैंक दर 6.50% हो गई है। क्लियर है? यानी सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ और बैंक दर ये दोनों 6.50% और स्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ ये 6% हो गई है। इसके अलावा जो और आपको तथ्य याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है, जो पूछा जा सकता है, रिवर्स रेपो दर। आपने रेपो दर को तो पढ़ लिया कि 5.90 से ये 6.25 हो गया। वहीं रिवर्स रेपो दर की अगर हम बात कर लें तो ये 3.35%। कितना? रिवर्स रेपो दर 3.35%, सीआरआर 4.50% और एसएलआर 18% की दर पर है। यदि हम 2022-23 में मुद्रास्फीति के अनुमान की बात कर लें तो ये 6.7% रहने का अनुमान है। देखिए, यहां से एक प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए इसमें आप इन तथ्यों को याद रखेंगे। अगला टॉपिक है विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया गया। अब यह ऐलान कब हुआ? तो याद रखिएगा, विपणन वर्ष 2023-24 यानी फसल वर्ष क्या होगी? 2022-23। इसके लिए जो रबी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा 18 अक्टूबर 2022 को की गई है। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या मूल्य निर्धारित किया गया। याद रखिएगा, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2015 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। यानी ये पहले कितना था? 2015 रुपए प्रति क्विंटल, अब इसको बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? तो याद रखिएगा 110 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी एमएसपी में की गई। किसके लिए? गेहूं के लिए। क्लियर है? इतनी बात ध्यान में रखने के बाद आइए यहां पर चार्ट के माध्यम से अन्य उत्पादों के भी मूल्य को देख लें। तो देखिए यहां पर चार्ट में अभी पीछे बात हुई है गेहूं की, तो देखिए गेहूं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विपणन वर्ष 2022-23 में जो गेहूं का रेट था वो था 2015 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन विपणन वर्ष 2023-24 के लिए जो गेहूं का रेट निर्धारित किया गया वो हो गया 2125 रुपए। कितने की वृद्धि हुई? 110 रुपए प्रति क्विंटल की। याद रखेंगे, कई बार विपणन वर्ष पीछे का भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे कब का डेटा पूछा जा रहा है। यदि विपणन वर्ष 2022-23 पूछा जाए तो रेट बताएंगे 2015 रुपए, और विपणन वर्ष 2023-24 पूछा जाए तो गेहूं का रेट बताएंगे 2125 रुपए प्रति क्विंटल। कई बार वृद्धि पूछ लिया जाता तो 110 रुपए प्रति क्विंटल। जौ की अगर हम बात कर ले तो विपणन वर्ष 2022-23 में इसका रेट था 1635 रुपए प्रति क्विंटल। विपणन वर्ष 2023-24 में इसका रेट हो गया 1735 रुपए प्रति क्विंटल, 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ। चना की बात कर लें तो विपणन वर्ष 2022-23 में इसका रेट था 5230 रुपए प्रति क्विंटल, और यदि हम विपणन वर्ष 2023-24 में देखें चना का तो इसका रेट हो जाता है 5335 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़ोतरी हुई 105 रुपए प्रति क्विंटल की। यदि हम इसी तरह से बात कर लें मसूर की, तो मसूर का रेट अगर विपणन वर्ष 2022-23 में देखें तो 5500 रुपए था, और ये बढ़ाकर विपणन वर्ष 2023-24 में 6000 कर दिया गया। इसमें बढ़ोतरी हुई 500 रुपए की। अगला है रेपसीड एवं सरसों, जिसका विपणन वर्ष 2022-23 में मूल्य था 5050 रुपए, जिसका विपणन वर्ष 2023-24 में रेट हो गया 5450 रुपए। यहां पर आपको 400 रुपए की वृद्धि दिख रही है। यदि हम बात कर लें सेल्फ फ्लावर की, तो यहां पर आपका रेट था विपणन वर्ष 2022-23 में 5441 रुपए, और विपणन वर्ष 2023-24 में इसका रेट हो गया 5650 रुपए, बढ़ोतरी हुई 209 रुपए की। अब देखिए एक प्रश्न और इसमें पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा कि रबी उपजों में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई थी वो किसमें सर्वाधिक थी? याद रखिएगा यहां पर मसूर में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 500 रुपए की। क्लियर है? दूसरी सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? रेपसीड और सरसों में। पिछली बार आपसे सरसों से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, तो ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है जब कभी भी इसमें बदलाव होता है। याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड अर्थात रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा सितंबर 2022 में देने का निर्णय सरकार ने लिया। याद रखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहेंगे REC। क्लियर है? किसको?
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को। क्लियर है? हो सकता है कि आपको विकल्प में शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया जाए, तो आरईसी को सितंबर 2022 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। याद रखिएगा, इसके पहले इसका जो दर्जा था वो था नवरत्न कंपनी का। क्लियर है? तो यानी ये पहले नवरत्न कंपनी थी, अब इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। इससे अब ये अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता इसे प्राप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, यहां पर ये फैक्ट जरूर आप याद रखेंगे कि किसी भी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के मामले में 5,000 करोड़ तक के निवेश का ये निर्णय स्वयं ले सकती है महारत्न कंपनी होने के बाद। और यदि हम नवरत्न कंपनियों की स्थिति को देखें तो नवरत्न कंपनियों के लिए यह सीमा 1,000 करोड़ रुपए तक सीमित है। क्लियर है? यानी किसी कंपनी के साथ अगर आपको संयुक्त उपक्रम स्टैब्लिश करना है तो महारत्न कंपनी के लिए 5,000 करोड़ तक की सीमा है और नवरत्न कंपनी के लिए 1,000 करोड़ रुपए तक की सीमा निर्धारित है। यह बात भी याद रखेंगे। जब इस आरईसी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया तो अब महारत्न कंपनी की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई? 12 हो गई। आप सभी को याद है कि महारत्न कंपनी की संख्या अब तक 11 थी, अब ये बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 12 हो गई। याद रखिएगा, इससे पहले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को यह दर्जा अक्टूबर 2021 में मिला था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा अक्टूबर 2019 में दिया गया था। क्लियर है? तो ये पहले के हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि सितंबर 2022 में आरईसी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला और इनकी कुल संख्या 12 हो गई है। याद रखिएगा, अगर हम बात कर ले नवरत्न कंपनियों की संख्या तो आपको पता है कि ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड पहले नवरत्न कंपनी थी, अब ये महारत्न बन गई। इसका मतलब है कि इस नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या में कमी आएगी, तो इनकी संख्या हो गई घटकर 12। यानी वर्तमान समय में दिसंबर तक महारत्न और नवरत्न दोनों कंपनियों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 12 हो गई है। क्लियर है? ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे। यदि हम निर्धारित मानक की बात कर लें तो याद रखिएगा, संबंधित कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले से प्राप्त होना चाहिए। यानी यदि कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है पहले से, तभी वो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर सकती है, पहली शर्त। दूसरी बात, सेबी के वांछित दिशा निर्देशों के अनुरूप इसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए। ये सभी प्रोसेस हो रहा है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के संदर्भ में बताए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का जो औसत वार्षिक टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट में ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए याद रखेंगे। साथ ही साथ इस अवधि में कंपनी का जो औसत नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। और क्या शर्त है? और पिछले 3 वर्षों में लगातार जो कंपनी का शुद्ध लाभ है वो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने इन सभी शर्तों को पूरा करके महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया। दिसंबर 2022 तक जो महारत्न कंपनियों की संख्या है उनको यहां बताया जा रहा है। यहां पर इन नामों को एक बार आप सुन लीजिए कि किन किन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा है। कई बार कंपनियों का नाम 4 ऑप्शन में लिख के पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं है। इसमें जो पहला नाम लिखा है वो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल का। दूसरा नाम है भारतीय तेल निगम का यानी आईओसी का। तीसरा नाम है कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल का। चौथा नाम है गेल इंडिया लिमिटेड का। पांचवा नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी पीजीसीआईएल का। छठवां नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यानी एचपीसीएल का। सातवां नाम है पावर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी का। आठवां नाम है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी का। नौवां नाम है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी का। 10वां नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल का। और 11वां नाम है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का। और अभी महारत्न कंपनियों की जो कुल संख्या है वो 12 बताई गई है। इसमें एक कंपनी का नाम छूट रहा है। क्लियर है? तो किस कंपनी का नाम छूट रहा है? तो इसमें देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो बहुत पॉपुलर कंपनी है, आप सभी जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीसीएल कहा जाता है, उसका नाम छूट रहा है। क्लियर है? यानी बीपीसीएल को भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। तो याद रखेंगे जो 12वीं कंपनी हो जाएगी वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल हो जाएगी। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है 2021-22 में बागवानी उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया। याद रखिएगा, फसल वर्ष 2021-22 में देश में बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को कृषि मंत्रालय के द्वारा 27 अक्टूबर 2022 को जारी कर दिया गया। अब यहां पर तीसरा अग्रिम अनुमान है, यानी इसके पहले 2 अग्रिम अनुमान आ चुके हैं। वो कब कब आए हैं जरा उनको आप देख लीजिए तो आपको एक सीक्वेंस पता चल जाएगा। 2021-22 में
उत्पादन के जो पहले अग्रिम अनुमान थे वो 28 मार्च 2022 को आए, दूसरे अग्रिम अनुमान 14 जुलाई 2022 को कृषि मंत्रालय के द्वारा आए, और अब ये जो तीसरा अग्रिम अनुमान है 2021-22 में देश में बागवानी फसलों का, वो आया है 27 अक्टूबर 2022 को। क्लियर है? अब आपको एक सीक्वेंस पता चल गया। अब आइए जरा इस तीसरे अग्रिम अनुमान में क्या निकल के आया है इसको देखते हैं। याद रखिएगा, जो दूसरा अग्रिम अनुमान 2021-22 के लिए आया था वो कब आया था? वो जुलाई 2022 में। उसमें देश में कुल बागवानी उत्पादन में कितने टन होने का अनुमान था? 341.63 मिलियन टन। क्लियर है? और ये जो तीसरा अग्रिम अनुमान आया है अक्टूबर 2022 में 27 अक्टूबर को, उसमें कुल बागवानी उत्पादन में जो होने का अनुमान है वो कितना है? 342.33 मिलियन टन, यानी इसमें वृद्धि देखी जा रही है। क्लियर है? ये फैक्ट बिल्कुल याद होना चाहिए। यदि हम बागवानी शब्द के अर्थ को देखें तो जो बागवानी का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उद्यान की खेती। बागवानी में फलों, सब्जियों, मशरूम, कटफूलों, सजावटी फूलों और पौधों, साथ ही साथ मसाले और औषधि के फसलों को प्रमुख स्थान दिया गया है बागवानी के अंतर्गत। कई बार यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। बागवानी के अंतर्गत ही मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और चाय बागान को भी शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, बागवानी एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। तो यहां से भी आपके यहां प्रश्न बनते हैं। अब यहां पर नीचे एक चार्ट दिया गया है, जरा इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में जो डेटा दिया गया है वो भारत में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्रफल और उत्पादन से संबंधित है। देखिए जरा इसमें, यहां जो सबसे पहला आंकड़ा आपको दिया गया है वो 2020-21 में बताया जा रहा है कि 27.48 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल था किसका? बागवानी फसलों के अधीन। और यदि हम 2020-21 में कुल उत्पादन देख लें तो ये था 334.60 मिलियन टन का। यदि हम 2021-22 की बात कर लें तो 2021-22 का मतलब यहाँ पे अब कौन सा आंकड़ा आएगा? जो 2021-22 के लिए जो तीसरा अनुमान आया है उसमें यह बताया गया कि जो क्षेत्रफल है बागवानी फसलों का वो है 28.08 मिलियन हेक्टेयर का। क्लियर? और जो कुल उत्पादन है 2021-22 के तीसरे अनुमान में वो है 342.33 मिलियन टन का बागवानी फसलों के संदर्भ में। यदि हम 2020-21 और 21-22 में क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 2.2% की, और जो कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है वो हो रही है 2.3% की। क्लियर? यानी कुल उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? 2.3% की, और जो कुल क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है बागवानी फसलों के वो हुआ है 2.2% का। ये डेटा बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि उसी जो चार्ट में दिया गया था उसी बात को यहां पर लिखा गया है। यदि हम मंत्रालय के इस आकलन में, यानी जो 2021-22 के लिए जो तीसरा अग्रिम अनुमान है, अगर हम इसमें फलों के संदर्भ में आपसे बात कर लें तो जो फलों का कुल उत्पादन है वो अनुमानित किया गया है 107.7 मिलियन टन का। क्लियर है? जो 2020-21 में कितना था? 2020-21 में ये 102.48 था। देखिए, आपको पिछला डेटा याद नहीं रखना है, बस इतनी बात याद रखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो याद रखिएगा, फलों के कुल उत्पादन में इस बार वृद्धि हो रही है पिछले बार की तुलना में। और इस बार कितना अनुमानित है फलों का उत्पादन? 107.7 मिलियन टन। यदि हम बात कर लें सब्जी की, तो सब्जी का जो उत्पादन है 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में वो है 204.84 मिलियन टन का। यदि हम पिछली बार से तुलना करें तो ये 2.2% अधिक है सब्जी के मामले में। यदि हम प्याज की बात कर लें तो प्याज के संदर्भ में 2021-22 की जो तीसरे अग्रिम अनुमान है उसमें जो उत्पादन का जो आंकड़ा निकाला गया है वो है 31.3 मिलियन टन का। यदि हम पिछले बार से तुलना करें तो ये 17.7% अधिक है। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यदि हम 2021-22 में आलू के उत्पादन के संदर्भ में देखें तो ये कितना बताया जा रहा है? 53.4 मिलियन टन, और इसके पहले कितना था? 56.2 मिलियन टन। अब इसमें कमी कितनी हुई? 4.9% की कमी हुई। तो याद रखेंगे 2021-22 के दौरान अगर हम आलू के उत्पादन की बात करें तो इसमें इस बार 4.9% की कमी दिख रही है। और कितना अनुमान है उत्पादन का? तो 53.4 मिलियन टन। याद रखेंगे। टमाटर के संदर्भ में बात कर लें तो जो टमाटर का उत्पादन 2021-22 के तृतीय अनुमान में है वो कितना होने का है? 20.33 मिलियन टन। और याद रखिएगा, इसमें भी पिछले बार की तुलना में कमी हो रही है। अगर हम बात कर लें फूलों के उत्पादन में, तो फूलों के उत्पादन में अगर आप बात करेंगे तो 2021-22 के तीसरे अनुमान में जो इसका उत्पादन है वो 3.13 मिलियन टन होने का है।
क्लियर है, जो कि पिछले बार से इसमें वृद्धि हो रही है। अगर हम बात कर लें सुगंधित और औषधि जड़ी बूटी के उत्पादन की, तो 2021-22 में जो तीसरा अग्रिम अनुमान आया है उसमें उत्पादन बताया जा रहा है 0.67 मिलियन टन का, जो पिछले बार से कमी हो रही है। क्लियर है। अगला देखिए, यदि हम बात कर लें 2020-21 के दौरान बागानी फसलों के उत्पादन की, तो वो है 15.49 मिलियन टन। और यदि यहां पर देखिए, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, जरा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर मिसप्रिंट होके इसको 2021-22 कर लीजिए। क्लियर है। यहां बताया जा रहा है कि 2021-22 के दौरान जो बागानी फसलों का उत्पादन है, वो तीसरी रिपोर्ट जो आई है अग्रिम अनुमान की, उसमें बताया जा रहा है कि 15.49 मिलियन टन होने का अनुमान है। जो पूर्व के 2020-21 में जो डेटा है उसमें 16.63 मिलियन टन बताया गया था, उसकी तुलना में ये कम है। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। जहां पर ऊपर ये 2020-21 है, इसको सही करके आप 2021-22 समझेंगे। 2021-22 में जो बागानी फसलों का उत्पादन है वो बताया जा रहा है 15.4 मिलियन टन। अगर हम पिछले बार की बात करें 2020-21 की, उसमें था 16.63, इसका मतलब कमी हो रही है। यदि हम 2021-22 के मसालों के फसल के उत्पादन की बात करें, तो वो 2021-22 में 10.81 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले बार की तुलना में कमी हो रही है। क्लियर है। इतनी बात आप यहां से ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आपके यहां बनते हैं। अगला टॉपिक है रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के द्वारा लेन देन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे। याद रखेंगे इस रेजर पे का नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है, RAZORPAY। याद रखिएगा भारत के अग्रणी फुल स्टैक पेमेंट एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रेजर पे, इसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से लेन देन की हाल ही में घोषणा की है। और इस लॉन्च के साथ रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन देन शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। क्लियर है। तो याद रखेंगे रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन देन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। इसके तहत एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड कस्टमर इन सुविधाओं का अब लाभ उठा सकते हैं। क्लियर है। याद रखिएगा ये जो पेशकश है ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनपीसीएल और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिजिटल क्षेत्र में नवीनतम नवाचार के अनुरूप है। ये जो पेशकश हुई है। अब यहां पर एक डेटा और आपको ध्यान में रखना होगा कि इसकी मदद से अब व्यापारी रेजर पे और यूपीआई की मदद से रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब इस पहल से व्यापारियों और ग्राहकों को समान रूप से लाभ होगा और जो क्रेडिट इकोसिस्टम है उसमें भी विस्तार होगा। यदि हम एक डेटा को ध्यान में रखें कि भारत में लगभग 250 मिलियन यूपीआई उपभोगकर्ता हैं और लगभग 50 मिलियन ऐसे उपभोगकर्ता हैं जिनके पास एक या अधिक क्रेडिट कार्ड है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता। बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा 22 नवंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने मंजूरी दे दी है। यानी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुक्त आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता हुआ, यानी जिसको आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 22 नवंबर 2022 को मंजूरी दे दी। याद रखिएगा इस समझौते को 29 दिसंबर 2022 से लागू कर दिया है। किस समझौते को? भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को 29 दिसंबर 2022 से लागू कर दिया गया। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर दिया गया है जो 5 वर्ष तक वैध होगा तथा 98.3% भारतीय आयात से सीमा शुल्क को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया। क्लियर है। तो ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। याद रखिएगा ये जो ईसीटीए अर्थव्यवस्था है, यानी ईसीटीए का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत कई क्षेत्रों में लाभ होगा, विशेष रूप से कपड़ा, रत्न आभूषण, चमड़ा, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल सहित 6000 से अधिक व्यापारिक क्षेत्रों में अब भारतीय निर्यातकों को निःशुल्क पहुंच मिल पाएगी। क्लियर है। याद रखिएगा इसके माध्यम से भारत के योग गुरुओं और सेफ के लिए भी प्रत्येक वर्ष 1800 लोगों को वर्क वीजा कोटा दिया जाएगा। यहां एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को 4 वर्ष का वर्क वीजा भी मिलेगा। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। याद रखिएगा भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए
पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो 2 अप्रैल 2022 को हुआ था। मैं फिर से बता रहा हूं, ईसीटीए का फुल फॉर्म क्या होगा? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। याद रखिएगा, ये जो ईसीटीए है वो एक दशक बाद किसी विकसित देश के साथ किया गया भारत का पहला व्यापार समझौता है। क्लियर है? और ये द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को सहयोग करने के लिए किया गया है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के साथ 7 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों के साथ भी जुड़ेगा। और याद रखिएगा, ये दूसरा सबसे बड़ा करदाता डायस्पोरा है। क्लियर है? अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार की बात करें तो ये 31 अरब डॉलर का है। याद रखेंगे, 2026-27 तक वस्तु निर्यात में 10 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। और एक तथ्य और यहां पर है कि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के मध्य 45 से 50 अरब डॉलर कारोबार होने का अनुमान है। क्लियर है? तो इन तीनों फैक्ट को आप याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगला टॉपिक है आरबीआई का मालदीव के साथ करेंसी स्वैप समझौता। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण अर्थात एमएमए के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस योजना के तहत? सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत। ये अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण की बैक स्टॉप लाइन के रूप में स्वैप समर्थन प्रदान करना है। क्लियर? यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो समझौता है ये एमएमए अर्थात मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक कई किस्तों में निकासी करने में सक्षम बनाता है। क्लियर है? यानी इस नए संशोधित मुद्रा विनिमय समझौते के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपए या यूरो में आहरण किया जा सकता है। और अगर भारतीय रुपए में आहरण होगा तो उसको कुछ विशेष रियायत दी जाएगी। यहां पर अगर अब ये पूछा जाए कि मुद्रा विनिमय समझौता क्या है, यानी एक ऐसा समझौता जो संबंधित देशों को अपनी मुद्रा में व्यापार करने और आयात निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर जैसे किसी तीसरे मुद्रा के प्रयोग के बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान करने की अनुमति देता है। भारत सरकार ने 15 नवंबर 2012 को सार्क सदस्य देशों के साथ विदेशी मुद्रा की अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के उद्देश्य से इसकी मंजूरी दी थी। कब दी थी? 15 नवंबर 2012 को। याद रखेंगे। अगला टॉपिक है विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा 43वां इंटरनेट एक्सचेंज। बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIXI के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा चेन्नई और विशाखापत्तनम के बीच 1 GBPS कनेक्टिविटी के साथ सिफी डेटा सेंटर के लिए विशाखापत्तनम में नए एक्सचेंजों की स्थापना की जाएगी। तो याद रखेंगे, यहां पर आपको क्या क्या फैक्ट याद रखना है कि ये जो 1 GBPS कनेक्टिविटी के साथ सिफी डेटा सेंटर स्टैब्लिश होगा वो कहां पे होगा? विशाखापत्तनम में। क्लियर है? किसके द्वारा? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया अर्थात NIXI के द्वारा। और ये जो विशाखापत्तनम में नया एक्सचेंज स्टैब्लिश होगा ये किस क्रम का होगा? ये 43वां होगा। याद रखिएगा, NIXI के द्वारा देश में अब तक 42 इंटरनेट एक्सचेंज स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। क्लियर है? किए जा चुके हैं। अब 43वां कहां पर होगा? विशाखापट्टनम में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। याद रखिएगा, ये जो इंटरनेट एक्सचेंज है ये मुख्य रूप से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सामग्री प्रदाताओं और अन्य नेटवर्कों को पियरिंग सेवाएं प्रदान करता है। अब इसका फायदा क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि इंटरनेट ट्रैफिक के मार्ग को कम करना। यानी इससे जो विलंब होता था पहले, वो विलंब अब क्या होगा? नहीं होगा। वो विलंब कम होगा डेटा के एक्सचेंज में। साथ ही साथ प्रतिक्रिया समय में सुधार आता है, संभावित रूप से लागत भी कम होती है और साथ ही साथ इंटरनेट सेवाएं और सामग्री वितरित ये करता है। क्लियर? तो ये जो 43वां इंटरनेट एक्सचेंज है वो कहां स्टैब्लिश होगा? विशाखापट्टनम में। किसके द्वारा होगा? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NIXI के द्वारा। बस इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम क्या है? एशिया हीरोज ऑफ परोपकार सूची। इसमें अडानी सहित 2 अन्य भारतीय अरबपतियों को शामिल किया गया है और ये फोर्ब्स की ये सूची है। याद रखिएगा, इसमें गौतम अडानी के अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजी के शिव नादर को, हैप्पीएस्ट माइंड्स के अशोक सूटा को, इन 3 भारतीयों को फोर्ब्स एशिया नायकों के परोपकार सूची में, जो कि 16वां संस्करण है, इसमें शामिल किया गया। किसको किसको? गौतम अडानी को, एचसीएल टेक्नोलॉजी के शिव नादर को और हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के अशोक सूटा को। याद रखेंगे।
और ये कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। और ये सूची 6 दिसंबर 2022 को जारी की गई है। और इसमें जिन लोगों को शामिल किया गया है उन लोगों ने शिक्षा और पर्यावरण जैसे कारणों के लिए मजबूत व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दिखाई है। क्लियर है? इतनी बातें आप यहां पर याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम गौतम अडानी की बात कर लें तो इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए अर्थात 7.7 बिलियन डॉलर देने का निर्णय लिया जब वो जून में 60 वर्ष के हुए थे। क्लियर है? तो इसमें किन लोगों को शामिल किया गया, बस आपको यही बात इसमें ध्यान रखनी है। अगला सूचकांक है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। ये जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट के द्वारा। और ये कहां की संस्था है? लंदन की। यानी लंदन स्थित इकोनॉमिक इंपैक्ट के द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं सीरिया को सबसे निचला स्थान 113वां प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे, टॉप पे फिनलैंड है और सबसे नीचे कौन है? सीरिया है। यदि हम इस सूचकांक में भारत की स्थिति की बात कर लें तो भारत की स्थिति 68वीं है, याद रखेंगे। और भारत से जो पड़ोसी देश हैं उसके, उसमें चीन केवल उससे बेटर पोजीशन में है, बाकी उसकी रैंकिंग उससे नीचे है। क्लियर है? यदि हम इस सूचकांक में टॉप 5 देशों को देख लें तो अभी आपने देखा था कि फिनलैंड इसमें नंबर 1 पर था, दूसरे नंबर पे आयरलैंड है, तीसरे नंबर पे नॉर्वे है, चौथे नंबर पे फ्रांस है और 5वें नंबर पे नीदरलैंड है। और सबसे निचला स्थान किसका है? सीरिया का, उसके बाद हैती का, फिर यमन का। बस इतना ध्यान में रखना है। क्लियर है? और ये जो सूचकांक जारी किया गया है, इस सूचकांक में कितने संकेतकों का प्रयोग है? तो याद रखिएगा 58 संकेतकों के आधार पर इसे तैयार किया गया है। और इस सूचकांक में 4 स्तंभ हैं। कौन कौन सा है स्तंभ? है गुणवत्ता है, सुरक्षा है, वहनीयता है और अनुकूलन है। किस सूचकांक की बात हो रही है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। क्लियर है? भारत की पोजीशन 68वीं है, नंबर 1 पे फिनलैंड है, लास्ट में सीरिया। अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की फोर्ब्स की सूची 2022 की। याद रखिएगा, अगर हम भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की जो फोर्ब्स की सूची आई है, ये सूची कब आई इसकी बात कर लें तो नवंबर 2022 में आई। और इसमें 100 सबसे अमीर लोगों की जो संयुक्त संपत्ति है वो बताई गई है कि 25 अरब डॉलर से बढ़कर 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई है ये। क्लियर है? तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 सबसे अमीरों की जो संयुक्त पूंजी है वो 25 अरब डॉलर से बढ़कर 800 अरब डॉलर हो गई है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि हम शीर्ष में जो 10 अमीर भारतीय हैं इनकी कुल संपत्ति की बात कर लें तो शीर्ष 10 में जो भारतीय उनकी कुल संपत्ति 385 अरब डॉलर है। क्लियर है? याद रखिएगा, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति 150 अरब डॉलर है और वो शीर्ष स्थान पर मौजूद है। क्लियर है? अब यहां पर नीचे एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में आप देख लीजिए, इस सूची में नंबर 1 पर कौन है? गौतम अडानी, दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी है, तीसरे नंबर पे राधा किशन दामानी है, चौथे नंबर पे साइरस पूनावाला है, 5वें नंबर पे शिव नादर है, 6वें नंबर पे सावित्री जिंदल है, 7वें नंबर पे दिलीप संघवी है, 8वें नंबर पे हिंदुजा ब्रदर्स हैं, 9वें नंबर पे कुमार विरला है और 10वें नंबर पे बजाज परिवार है। क्लियर है? तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। यदि हम इन 100 सबसे अमीर लोगों की जो फोर्ब्स ने सूची जारी की है, इस सूची में शामिल नए अमीर लोगों की अगर हम बात कर लें तो उनका जरा नाम आप देख लीजिए। इसमें फाल्गुनी नायर है, ठीक है? तो ये फाल्गुनी नायर है, ठीक है? इसमें जो नई ऐड हुई हैं, इनका जो स्थान है वो कितना है? 44वां स्थान है। इसके अलावा रेखा झुनझुनवाला है, याद रखिए राकेश झुनझुनवाला की पत्नी है, जिन्हें भारत के वॉरेन बफे के रूप में जाना जाता है, इनको 30वां स्थान मिला है। इसके अलावा नेहल वकील है, इसके अलावा वेणु श्रीनिवासन है जो कि टीवीएस समूह के संस्थापक हैं, रवि मोदी है जो कि वेदांता फैशन के मालिक हैं और जो मान्यवर ब्रांड है वो उससे संबंधित है, रवि मोदी ये भी शामिल है। निर्मल मिंडा है जो कि यूएनओ मिंडा यानी पूर्व में जो मिंडा इंडस्ट्रीज थे उसके अध्यक्ष थे। रफीक मलिक ये मेट्रो ब्रांड्स में है, इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इतने नाम इसमें शामिल हैं। इनके अलावा आनंद महिंद्रा, भद्रेश शाह, अनु आगा और जॉय अलुकाश, इनको दोबारा शामिल किया गया है इस सूची में। क्लियर? तो यहां पर आपको टॉप 5 याद रख लेना है। टॉप 10 में कौन कौन लोग हैं इनको ध्यान में रखना है। संयुक्त पूंजी 25 अरब डॉलर से बढ़कर 800 अरब डॉलर हो गई है, ये ध्यान रखना है। नंबर 1 पर कौन है? गौतम अडानी है। ठीक है, इतनी बातें आप इसमें याद रखेंगे। अगला टॉपिक है, देश के 4 शहरों में आरबीआई ने खुदरा डिजिटल रूपी की शुरुआत की है। याद रखिएगा,
1 दिसंबर 2022 को रिजर्व बैंक की तरफ से खुदरा क्षेत्र के लिए डिजिटल रूपी का सफलतापूर्वक पायलट परीक्षण किया गया। क्लियर है? और याद रखिएगा, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। याद रखिएगा, कहां लॉन्च हुआ? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। अब ये जो आगे जो शहर हैं जिनमें लॉन्च करने के लिए प्रस्तावित हैं, वो हैं अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला। याद रखिएगा, जिनको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना है वो लखनऊ को याद रखेंगे जरूर रूप से, और जिनको बिहार पीसीएस देना है वो पटना का नाम याद रखेंगे। ये कालांतर में यहाँ पर इनको लॉन्च करने का प्रस्ताव है। वर्तमान समय में जो ये आरबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है वो केवल 4 जगहों पर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। याद रखिएगा, इस पायलट प्रोजेक्ट में आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इसके पहले नवंबर में थोक प्रयोग के लिए डिजिटल करेंसी का पायलट प्रशिक्षण किया गया था, और इस बार इन 4 शहरों में जो हो रहा है वो क्या है? ये आरबीआई ने खुदरा डिजिटल के रूप में रूपी की शुरुआत की है। क्लियर है? ये बात आप याद रखेंगे, इसके पहले थोक के रूप में हो चुका है। एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो भारत का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत अगर हम थोक बाजार के रूप में देखें, थोक बाजार में, तो वो 1 नवंबर 2022 को हुई थी, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी। और 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप डिजिटल रूपी की शुरुआत की गई है। यानी अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि डिजिटल रूपी की शुरुआत करने की घोषणा किस बजट में की गई थी, तो आपका सीधा जवाब होगा 2022-23 में। और जो भारत का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो पायलट प्रोजेक्ट थोक बाजार के लिए, ये कब शुरू हुआ? 1 नवंबर 2022 को, और खुदरा के लिए 1 दिसंबर 2022 को। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में केवल सरकारी प्रतिभूतियों के ही थोक लेन देन के लिए ये डिजिटल रुपए का प्रयोग में अनुमति दी गई थी। रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रूपी का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट है वो दिसंबर में लॉन्च हुआ है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि होलसेल सेगमेंट में जो पायलट प्रोजेक्ट में भागीदार थे वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 9 बैंक थे। क्लियर है? यहां पर अंतर फिर मैं आपको करके बता दे रहा हूं कि अभी आपने पढ़ा कि जो खुदरा पायलट प्रोजेक्ट था उसके लिए 4 बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक था, और जो होलसेल सेगमेंट था उसमें 9 बैंक थे। कौन कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके साथ ही साथ एचएसबीसी बैंक। क्लियर है? ये 9 बैंक होलसेल सेगमेंट में थे। अब यहां पर एक प्रश्न आपसे ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये डिजिटल रूपी क्या है? याद रखिएगा, डिजिटल या जो ई रुपया है ये डिजिटल टोकन आधारित एक वैध मुद्रा है, और इसे केंद्रीय बैंक जारी कर सकता है, और जो इसका मूल्य है वो बैंक के कागजी नोटों के समान है, जो पेपर की तरह 2000, 500, 200, 100 या 50 की तरह जारी होंगे। और ये जो डिजिटल रुपया है ये एक खास ई वॉलेट में सुरक्षित रहेगा, और इस ई वॉलेट को बैंक जारी करेंगे, लेकिन जो इसका पूरा नियंत्रण और निगरानी है वो आरबीआई करेगा, और इसके जरिए आप पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट प्रणाली के तहत लेन देन कर पाएंगे। याद रखिएगा, इसके तहत आप किसी व्यक्ति या दुकानदार को आसानी से पैसा भेज सकेंगे। अब जो आप यूपीआई के तहत लेन देन करते थे उसमें अपनी सेवाओं को लेकर काफी वो रकम वसूलते थे, अब ई रुपया के प्रयोग से यह शुल्क काफी कम हो जाएगा। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यूपीआई के लिए जहां बैंक खाते में पेपर नोट होना जरूरी है, वहीं डिजिटल रुपया में बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। आप सीधे ई वॉलेट में ई रुपया पा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन पर आधारित होगा, जिससे व्यक्तिगत ब्यौरा सुरक्षित रहेगा। क्लियर है? तो ये बात भी आप यहां पर अंतर याद रखेंगे। ई रुपया का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि डिजिटल रुपी और क्रिप्टो करेंसी में फिर अंतर क्या रहा? तो याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो सबसे मूलभूत अंतर है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से निजी करेंसी है, ये वैध मुद्रा नहीं है, और न ही इसकी मॉनिटरिंग सरकार के द्वारा होती है। क्लियर है? या किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा। लेकिन जो आपका डिजिटल रुपी है ये क्या है? इसकी मॉनिटरिंग आपने अभी ऊपर पढ़ा कि इसकी मॉनिटरिंग आरबीआई के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? और आपने ये भी जाना कि इसके लिए जो डिजिटल रुपए के लिए जो ई वॉलेट होगा वो किसके द्वारा जारी होगा? बैंक के द्वारा होगा, यानी ये पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होगा। क्लियर है?
अगर हम बात कर लें डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के अंतर में और बातों की, तो जो डिजिटल करेंसी है उसके रेट में उतार चढ़ाव आता है, वहीं डिजिटल करेंसी जो डिजिटल रूपी है उसमें ऐसा नहीं होगा। इसका प्रभाव वही होगा जो नगद मुद्रा का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो डिजिटल रूपी है उसको नगदी में भी बदला जा सकता है। अगला टॉपिक देखिए, हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम। याद रखिएगा 5 दिसंबर 2022 को भारत का पहला गोल्ड एटीएम तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में खोला गया और गोल्ड सिक्का ने हैदराबाद की फर्म ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से इस रियल टाइम गोल्ड एटीएम को लगाया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे गोल्ड सिक्का ने हैदराबाद की फर्म ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से हैदराबाद में ये रियल टाइम गोल्ड एटीएम को लगाया और ये दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहा जा रहा है। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा, ये एटीएम ऐसी सुविधा प्रदान करेगा कि लोग अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके शुद्ध सोने के सिक्के निकाल सकते हैं। अगर हम इसके वजन की बात कर लें तो इस एटीएम से 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीदे जा सकते हैं और इन सिक्कों की जो कीमत है वो लाइव स्क्रीन पर देखी जा सकती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो देश का पहला गोल्ड एटीएम है ये बेगमपेट के रघुपति चेंबर्स में लगाया गया है और ये 24/7 काम करेगा और इससे निकाले गए गोल्ड जो है वो 24 कैरेट के होंगे। अगला टॉपिक है नाइट फ्रैंक का ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई का 22वां स्थान है। याद रखिएगा एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक और ये कहाँ की प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म है तो याद रखेंगे लंदन की। इसने एक रिपोर्ट जारी की, किस तरह की, तो प्रीमियम आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य वृद्धि के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है और इस सूचकांक में मुंबई का 22वां स्थान है। क्लियर है? याद रखिएगा संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के द्वारा नवंबर 2022 में जारी प्राइम गोल्डन सिटीज इंडेक्स Q3 जो कि जुलाई से सितंबर माह की थी 2022 की इस रिपोर्ट में कहा कि इसमें 3 भारतीय शहर हैं। कौन कौन से? मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली। ठीक है, जहां पर 2022 की तीसरी तिमाही में औसत वार्षिक कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। क्लियर है? और इस आधार पर मुंबई का कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें 45 से अधिक शहर शामिल हैं और अभी आपने देखा कि मुंबई का इसमें 22वां स्थान था और एक साल पहले उसका स्थान 39वां था, तो अब 39 से उसका 22वां स्थान हो गया है। बेंगलुरु की अगर हम बात कर लें तो उसका स्थान 27वां हो गया है और नई दिल्ली का स्थान 36वां। तो आप करंट याद रखेंगे, मुंबई का 22वां है, बेंगलुरु का 27वां है और नई दिल्ली का 36वां स्थान है। याद रखिएगा कि जो प्राइम गोल्डन सिटी इंडेक्स Q3 है उसमें विश्व स्तर पर बताया गया कि दुबई ने 12 महीने के बदलाव के दौरान 88.8% की वृद्धि के साथ प्रमुख कीमतों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। और अगर हम बात कर लें वेलिंगटन की जो कि न्यूजीलैंड में है, यहां पर 18% की गिरावट के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला यह बाजार है। तो ये बात आप याद रखेंगे भारत के संदर्भ में, और वैश्विक लेवल पे सबसे अच्छी पोजीशन दुबई की और सबसे खराब वेलिंगटन न्यूजीलैंड की। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत की विदेशी व्यापार के आंकड़े। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही अर्थात अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच का आंकड़ा है। इस दौरान भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 14 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए, यानी एक टेंटेटिव डेटा दिया गया भारत की विदेशी व्यापार का, किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा जारी होता है, तो ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 14 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया और 2022-23 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच। अब इस आंकड़े में क्या बताया गया? इस आंकड़े के अनुसार अगर हम अप्रैल से सितंबर 2021 से तुलना करें अप्रैल से सितंबर 2022 की, तो इसमें वस्तुगत निर्यात में वृद्धि हुई है कितनी? 16.96% और आयात में जो वृद्धि दर्ज हुई है वो हुई है 38.55% की। तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे कि निर्यात में 16.96% की वृद्धि और आयात में 38.55% की वृद्धि दर्ज हुई है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ये अनंतिम आंकड़ा आया है, इसमें अगर हम देश के निर्यात को डॉलर में देख लें तो इसका आंकड़ा है 231.88 अरब डॉलर का, और वहीं अगर हम आयात की बात कर लें तो ये आंकड़ा है 380.34 अरब डॉलर की। क्लियर है? ये कब से कब तक का है? ये अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान का है। क्लियर है? तो ये भी बात बिल्कुल आप फैक्ट क्लियर कट याद रखेंगे।
अब ये जो डाटा दिया गया है आयात का, इस आयात में जो अभी आपने आयात का डाटा पढ़ा है 380.34 अरब डॉलर का, इस आयात में यदि हम तेल के आयात को देखें तो ये 115.26 अरब डॉलर का है। और अगर हम गैर तेल आयात की बात कर लें तो ये डेटा है 265.08 डॉलर का। यानी हम अकेले तेल आयात में 115.26 अरब डॉलर रुपए खर्च कर रहे हैं। जो कुल आयात में तेल के आयात का जो हिस्सा है वो कितना है? 30% है। क्लियर? यहां पर आगे एक चार्ट दिया गया है, उसमें आपको और समझना आसान हो जाएगा। देखिए इस चार्ट को जरा देखिए। ये चार्ट विदेशी व्यापार के आंकड़े को एक दृष्टि में दिखा रहा है। अब इस चार्ट में क्या क्या बताया गया है जरा उसको देखिए। अगर हम निर्यात की बात कर लें, ठीक है, तो निर्यात के संदर्भ में अगर आप कंपेयर करेंगे तो अप्रैल से सितंबर माह में जो 2021-22 ईयर था उसमें निर्यात था आपका 198.25। 2022-23 में अप्रैल से सितंबर के दौरान जो विदेशी व्यापार के आंकड़े हैं जो निर्यात के, वो क्या है? 231.88, जिसको अभी आपने पढ़ा था कि इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 16.96% की। यदि हम आयात की बात कर लें तो 2021-22 में अप्रैल से सितंबर तक में जो आयात है यानी इंपोर्ट है जो, वो है 274.50 का। और 2022-23 के दौरान अप्रैल से सितंबर माह में जो आयात है वो है 380.34 का, जिसको अभी आपने पढ़ा था कि ये 38.55% की वृद्धि है। क्लियर है? तो यहां पर आप पूरा फैक्ट भी देख रहे हैं। आपको प्रतिशत वाला आंकड़ा निश्चित रूप से याद रखना है कि निर्यात में 16.96% की वृद्धि है और आयात में 38.55% की वृद्धि है। लेकिन और डेटा भी आप याद रखेंगे। अगर हम व्यापार शेष यानी व्यापार घाटे की बात कर लें तो 2021-22 में ये 76.25 था और 2022-23 में ये 148.46 है। ये किस संदर्भ में बात हो रही है? तो ये विदेशी व्यापार के आंकड़े के संदर्भ में। यदि हम बात कर लें सेवा व्यापार में तो यहां पर भी आपको केवल प्रतिशत ध्यान में रखना है। ऊपर विदेशी व्यापार में तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वैल्यू भी याद रख सकते हैं वृद्धि के अलावा, लेकिन यहां पे आपको केवल वृद्धि याद रखनी है कि निर्यात में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 27.88% की निर्यात में वृद्धि हुई है। क्लियर है? और यदि हम आयात की बात कर लें तो 2021-22 की तुलना में 22-23 में आयात में 34.54% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? और सेवाओं में जो निवल प्राप्तियां हैं वो 2021-22 में 51.53 थी और वो 2022-23 में 61.30 हो गई हैं। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम वस्तु एवं सेवाओं की बात कर लें तो वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में अगर हम बात करें तो इसमें 21.03% की वृद्धि हो रही है। यदि हम वस्तुओं और सेवाओं के कुल आयात की बात कर लें तो यहां पर 37.77% की वृद्धि हो रही है। और अगर हम व्यापार घाटे की बात कर लें तो 21-22 में ये 24.86 था और 22-23 में ये 87.16 है। क्लियर है? तो ये आपने देखा विदेशी व्यापार के आंकड़े के आधार पर आयात निर्यात, सेवा के आधार पर आयात निर्यात और उसके बाद आपने वस्तु एवं सेवा व्यापार के क्षेत्र में आयात निर्यात को देखा है। यहां पर आप प्रतिशत वृद्धि के संबंधित आंकड़े को ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है 2022-23 की प्रथम छमाही में कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यात में 25% की वृद्धि हुई है, इसको संदर्भित करते हुए। अगली क्लास में यहां से कंटिन्यू किया जाएगा। चूंकि जब आप आर्थिक घटनाक्रम को देखते हैं तो इसमें डेटा ज्यादा होता है, इसलिए 1 by 1 क्लास लेते हुए इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको जो भी क्लासेस मिल रही हैं आप इसको समय समय पर रिवीजन भी करते रहेंगे, तभी इसकी उपयोगिता रहेगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।